हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, कौन सा सर्किट डायग्राम बनाना है और वो सर्किट डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सारी बातें बोर्ड पे लिखी हुई है, जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो देख लेते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी हेल्प से हम अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस कर पाते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, अगर आपको याद हो तो 25,000 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में 25,000 वाइब्रेशन। अब इतना हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना कोई आसान बात नहीं है, जिसके कारण हम एक पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर का यूज करते हैं, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किसके लिए काम आता है, अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो बोर्ड पे लिखा है पीजो का मतलब होता है प्रेशर। जब प्रेशर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उससे हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो वही लिखा है कि व्हेन प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो जो प्रोसेस होती है प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली, प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली वो प्रोसेस को हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंग हमने कोई एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, कोई क्रिस्टल लिया, उस पर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको खींचेंगे या उसको दबाएंगे, ठीक है, यानी उस पर स्ट्रेस देंगे, तो क्या होगा, हमें उसके सामने इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। एज फॉर एग्जाम्पल, घर में जो गैस के जो लाइटर्स होते हैं, वो लाइटर्स के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज किया जाता है, क्रिस्टल का यूज किया जाता है। वो क्रिस्टल पे हम क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। कैसे, जब लाइटर को हम प्रेस करते हैं ऐसे, तब उस पे प्रेशर जाता है क्रिस्टल पे। तो जब हमने प्रेशर दिया वो क्रिस्टल को, तो क्या होगा, वो प्रेशर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी लाइटर में हमें स्पार्क दिखता है, ठीक है, जिसे हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल यानी क्या, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। ये मटेरियल तो सारे न्यूट्रल ही होते हैं। तो एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का टुकड़ा हमने लिया है। अब ये जो मटेरियल है उसके दो एक्सिस माने जाते हैं, इमेजिनेशन किया जाता है। पहला तो ये वाला वर्टिकल एक्सिस, ये एक्सिस को हम बोल देंगे मैकेनिकल एक्सिस, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एक्सिस को बोल देंगे हम इलेक्ट्रिकल एक्सिस, जिसमें जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, यानी न्यूट्रल है ये मटेरियल। नेट चार्ज कितना है, 0 है इस पे। अगर इस पे ये जो हमारा मैकेनिकल एक्सिस है, इस पे अगर हम प्रेशर दे या खींचे, दबाए या खींचे, यानी कि स्ट्रेस दे, तो क्या होगा, स्ट्रेस देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएंगे, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मिला यानी क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी कब मिलती है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो हमें कुछ करंट मिलेगा। यानी कि अगर हम मैकेनिकल एक्सिस पे प्रेशर एनर्जी देते हैं, तब इलेक्ट्रिकल एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। या फिर उसका उल्टा भी हम सोच सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ये होगा कि हमारे पास एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यानी करंट दे रहे हैं। करंट देने पर क्या होगा, करंट देने पर यहां पे मैकेनिकल एक्सिस पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। यानी कि अगर हमने अल्टरनेटिंग करंट दिया, अल्टरनेटिंग करंट यानी क्या, जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल हमने दिया तो ये शायद से दब जाएगा, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल दिया तो एक्सपांड हो जाएगा। यानी करंट देने पर यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसे करके वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा और यहां पे अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वही लाइन यहां पे लिखी है कि व्हेन ऑन मैकेनिकल एक्सिस प्रेशर इज अप्लाइड देन on electrical axis potential is created। यहाँ पे हमने दबाया या खींचा तो क्या होगा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। या फिर उसका रिवर्स लिखा है, when on electrical axis potential is given। ये इलेक्ट्रिकल एक्सिस पे अगर इसको हम ऐसा सोच लेते हैं, अगर इसको हम करंट देंगे तो क्या होगा, on mechanical axis pressure is created so it will start vibrating। यानी कि ये पीजो इलेक्ट्रिक को अगर हमने करंट दिया, ये वाले पीजो इलेक्ट्रिक को अगर हमने करंट दिया तो क्या होगा, वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। या फिर इसको
वाइब्रेट कराएंगे तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो इतना हमें याद रखना है कि अगर इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। वाइब्रेट होना शुरू हुआ, कितना वाइब्रेशन हम हाई ले जाएंगे जिसका फ्रीक्वेंसी 25,000 हर्ट्ज जितना होगा। ठीक है, तो इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव बनना शुरू हो जाएंगे। तो बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब अल्ट्रासोनिक वेव कैसे हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन समझना पड़ेगा, ऑसिलेटर समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है टू प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक वेव पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर इज यूज्ड। एक ऑसिलेटर है पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, वो क्या करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो ऑसिलेटर है इसके बेसिक 3 पार्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिस ऑसिलेटर हैज बेसिक 3 पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा है, टैंक सर्किट। अब टैंक सर्किट में क्या होता है, तो टैंक सर्किट जो होता है वो कैपेसिटर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। ये टैंक सर्किट क्या करता है, तो ये टैंक सर्किट को अगर हम डीसी करंट देते हैं या डीसी फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वो किसको कन्वर्ट कर देगा, एसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। बस इतना याद रखना है, तब जाके एलसी ऑसिलेटर का वर्किंग समझ में आएगा। तो वही लाइन लिखी है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। विच कन्वर्ट्स द डीसी इनटू एसी। डीसी देंगे इसको तो वो एसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी क्रिस्टल है उसको हमको एसी देना पड़ेगा। एसी यानी चेंज होता हुआ करंट। अगर उसको करंट दिया तो वो कॉम्प्रेस एक्सपांड यानी कि वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा और अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसका वो है एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट जो है उसमें हम हमारा जो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं एज अ एम्पलीफायर। तो वही लिखा है ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है एम्पलीफायर सर्किट में। अब एम्पलीफायर सर्किट करेगा क्या, तो एम्पलीफायर सर्किट को जो भी हम इनपुट फ्रीक्वेंसी देंगे वो इनपुट फ्रीक्वेंसी की वो स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा देगा। आउटपुट पे हाई स्ट्रेंथ की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। छोटी सी फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को दिया, एम्पलीफाई कर दिया, एम्पलीफिकेशन कर दिया, यानी वो फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेशन को बढ़ा दिया उसने। ठीक है, तो वही चीज लिखी है इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। छोटा सा सिग्नल दिया उसने बड़ा करके दे दिया, एम्पलीफाई करके दे दिया। लास्ट पार्ट जो है ये सर्किट का, ऑसिलेटर का, वो है फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट जो है उसमें 2 कॉइल को कनेक्ट किया जाता है और कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक L1 कॉइल है, L2 कॉइल है, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये फीडबैक सर्किट बन गया। तो वही लिखा है इट इज द कपलिंग ऑफ 2 इंडक्टर्स। ये 2 इंडक्टर है उनको कपल कर दिया हमने, फीडबैक सर्किट बना दिया। फीडबैक सर्किट करेगा क्या, तो फीडबैक सर्किट जो है वो क्या करेगा कि कुछ पार्ट जो होगा आउटपुट का वो ले लेगा और इनपुट को दे देगा, और जिससे करके ऑसिलेशन कांस्टेंट रहेंगे। क्या करेगा, सिंपल चीज करेगा, इट विल टेक सम पार्ट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का कुछ पार्ट ले लेगा और किसको दे देगा, एंड गिविंग टू इनपुट। आउटपुट से कुछ सिग्नल लेगा, इनपुट को दे देगा, वापस से आउटपुट से कुछ सिग्नल लेगा, इनपुट को दे देगा, वापस से आउटपुट से सिग्नल लेगा, इनपुट को दे देगा, जिससे कारण ऑसिलेशन जो है वो कैसा होगा, कांस्टेंट कंटिन्यूस होगा या कांस्टेंट ऑसिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हम कंटिन्यूस वर्ड यूज करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो 3 पार्ट समझ में आ गए। पहला कौन सा था, पहला था टैंक सर्किट, कॉम्बिनेशन किसका, इंडक्टर और कैपेसिटर का। क्या करेगा, डीसी को कन्वर्ट कर देगा एसी में। दूसरा कौन सा था पार्ट, एम्पलीफायर सर्किट, वो क्या करेगा, जो हमारा इनपुट का सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, हाई ऑसिलेशन कर देगा। ठीक है, तीसरा पार्ट कौन सा है, फीडबैक सर्किट। वो क्या है, 2 इंडक्टर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो क्या करेगा, वो आउटपुट पे से कुछ सिग्नल ले लेगा और इनपुट में दे देगा, वापस आउटपुट में से कुछ ले लेगा, इनपुट को दे देगा, जिससे करके ऑसिलेशन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब ये जो ऑसिलेटर है वो उसका प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, 3 पार्ट तो देख लिया, अब उसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है कि जब अल्टरनेटिंग पोटेंशियल या फिर करंट क्रिस्टल को दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, जब क्रिस्टल को दिया जाता है तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट दिया तो वो स्टार्ट हो जाएगा वाइब्रेट होना, कॉम्प्रेस एक्सपांड। तो ये वो कॉम्प्रेस होगा, बाद में एक्सपांड होगा। ठीक है, यानी कि वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा और उसका वाइब्रेटिंग का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, कॉम्प्रेस और एक्सपांशन का जो हमने फ्रीक्वेंसी दिया है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो वही लिखा है व्हेन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इज गिवन टू क्रिस्टल देन इट स्टार्ट्स एक्सपांड एंड कॉम्प्रेस्ड, हेंस
स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके हिसाब से वो कंप्रेस और एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। हम पढ़ चुके हैं, रेजोनांस शुरू होगा। रेजोनांस यानी क्या, जो क्रिस्टल है वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण हमें अल्ट्रासोनिक वेव मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, क्रिस्टल को कुछ करंट देंगे, एसी करंट देंगे, ठीक है, तो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और क्रिस्टल की वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, तब क्रिस्टल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस हो जाएगा। अब कैसे, वो अब समझ लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में। तो ये हमारा एलसी ऑसिलेटर का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 मेन पार्ट है जो हम देख चुके हैं। कौन सा पहला पार्ट हमने देखा था, पहला देखा था याद हो तो टैंक सर्किट, किसका कॉम्बिनेशन है, इंडक्टर और कैपेसिटर का, इसको L1 नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता था, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्विच बना देता हूं मैं, एक स्विच, ठीक है। जब स्विच बंद करेंगे, डीसी देंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एसी मिलेगा। जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उसे टैंक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा था, दूसरा पार्ट था हमारा एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट का काम क्या था, स्ट्रेंथ बढ़ा देता था ऑसिलेशन की। छोटा सा फ्रीक्वेंसी आया तो उसको ऑसिलेशन बढ़ा दिया उसने, एम्पलीफायर सर्किट। अच्छा, लास्ट कौन सा था, फीडबैक सर्किट। तो ये रहा हमारा फीडबैक सर्किट। यहाँ पे L1 कनेक्ट किया गया है L2 से और कपल किया गया है L3 से, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रखा है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ठीक है। जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, तब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और यहाँ से हमें अल्ट्रासोनिक वेव मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे, वो देख लेते हैं, बस देख चुके हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कैसे कि जब हम स्विच बंद करेंगे तो क्या होगा, डीसी तो चला गया, डीसी चला गया, यहाँ पे एसी मिल गया। यानी L1 में क्या है, एसी है। एसी क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहेगी। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है अपने को, और ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ये जो हमारा इंडक्टर L3 है उसके साथ लिंक होगा। और जब भी इंडक्टर के साथ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है तो उसका फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने के कारण इसके अंदर एक नया करंट इंड्यूस होगा, यानी कि इसके अंदर एक नया करंट इंड्यूस्ड हो चुका है। अब यहाँ पे करंट है L3 में करंट है, वापस से यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन से L2 में करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हुआ और ये इसके साथ कपल है तो म्यूचुअल इंडक्शन से L2 में करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। अब ये करंट कहाँ जाने वाला है, एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में क्या होगा, इतना सा फ्रीक्वेंसी इसने दिया है तो एम्पलीफायर क्या कर देगा, ये बड़ा कर देगा फ्रीक्वेंसी इसका, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या होगा, ये बड़ा फ्रीक्वेंसी इसमें जाएगा, वापस से ये बड़ा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगा, ये इसको दे देगा वापस से म्यूचुअल इंडक्टेंस से। यानी अब कितना हो गया, बड़ा फ्रीक्वेंसी आ गया, ये इसको मिलेगा, ये और बड़ा कर देगा, ठीक है। ये और बड़ा कर देगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी चला गया, यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी आया, यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी आया, ये इसको बहुत बड़ा कर देगा। शायद से बात समझ में आ रही होगी। यानी कि यहाँ पे ऑसिलेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ऑसिलेशन बढ़ता जा रहा है। पहले शुरू में क्या था, छोटा छोटा हो रहा था, फिर बड़ा, फिर एकदम स्पीड पकड़ लिया, फिर इसका फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। तब क्या हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू हो गया, 25,000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिल गया और जो हमारा अल्ट्रासोनिक वेव है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। अब लिखना कैसा है एग्जाम में वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, व्हेन डीसी इज गिवन टू टैंक सर्किट, डीसी, यहाँ से डीसी हमने टैंक सर्किट को दिया तो क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स इट इनटू एसी। ये किसको कन्वर्ट कर दिया, एसी में कन्वर्ट कर दिया। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, अब यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, फ्रॉम L1 कॉइल AC फ्रीक्वेंसी इज इंड्यूस्ड टू L3। L1 से कहां चला गया, L3 में चला गया, और L3 से कहां चला गया, L2 में चला गया, L3 से L2 में चला गया, ठीक है। तो दिस AC फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू एम्पलीफायर। अब ये वाला फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को दिया, एम्पलीफायर ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया स्ट्रेंथ
सिग्नल का और वापस से टैंक सर्किट को दे दिया और ये प्रोसेस चलती रहेगी जिसके कारण ऑसिलेशन जो है बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो वही लिखा है दिस साइकिल रिपीट्स एंड ऑसिलेशन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, और जब हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो होगा जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा क्रिस्टल के, तब क्या होगा, तब एम्पलीट्यूड जो होगा इसका वाइब्रेट होने का पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो आई होप इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं फीडबैक सर्किट से, वो किसके बराबर होनी चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल की एन के बराबर होनी चाहिए। दोनों बराबर हो जाएंगे तो रेजोनेंस होगा, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, उसके साथ वो वाइब्रेट करेगा। कितना हो जाएगा, 25 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, और जिससे कारण क्या प्रोड्यूस होगा, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होंगे। कब अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होंगे, जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल के बराबर हो जाएगी, तब रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव मिलेंगे। अब ये जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है उसका इक्वेशन हमें याद रखना है। ये हम आरएलसी रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं BEE में, यहाँ पे डायरेक्टली डिराइव भी किया है। डायरेक्टली याद रखेंगे F इज इक्वल टू, जहाँ पे देखा था XL इज इक्वल टू XC करके, शायद से याद हो तो पावर फैक्टर 1 छोड़ो, ये यहाँ पे करना नहीं है, यहाँ पे याद रख लो। सो F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट L1 बाई C। L1 यानी इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, ये कौन सा हो गया हमारा, टैंक सर्किट। यहाँ पे हमने देखा अभी टैंक सर्किट, ये L1 और C टैंक सर्किट। ठीक है, तो टैंक सर्किट अप्लाई कर रहा है फ्रीक्वेंसी, वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके, हमारा जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी। तो उसका इक्वेशन याद रख लेना, P/2L यंग मॉड्यूलस रो। वाई ये क्या है, वाई यंग मॉड्यूलस किसका, क्रिस्टल का, और रो क्या है, डेंसिटी है क्रिस्टल की। ठीक है, तो इतनी बात आपको शायद से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आखिर में ये जो पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि ये जो ऑसिलेटर है उसकी हेल्प से हमें लार्ज आउटपुट मिलता है। ठीक है, वो जो हमने धीरे धीरे वेव इसका बढ़ाया था तो अल्ट्रासोनिक वेव हमें मिलेंगे, और ये सर्किट जो है बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जो क्रिस्टल होता है, उसका कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, एक इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरी बात, जो भी क्रिस्टल को हम वाइब्रेट करा रहे हैं उसको हमें कट करना पड़ेगा एक शेप में, एक साइज में, तो उसकी जो कटिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है, तो वो इसका डिसएडवांटेज है। तो वही लिखा है, कटिंग ऑफ रिक्वायर्ड शेप ऑफ क्रिस्टल इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो यहां तक एग्जाम में लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक वेव का डिटेक्शन कैसे होता है वो मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।